Welcome to my YouTube channel. Evaluation and fundamental of business topic was going on. In last video, in part 5, we have discussed business activity, and in that business activity we have discussed industry. Today in this part, that is part 6, we will discuss business activity and the subtopic commerce. तो हम लोग आज जानेंगे कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटीज आते हैं, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार्ट देखते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो कॉमर्स में दो एक्टिविटी आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड। इंडस्ट्री पे डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो गया था और इंडस्ट्री को जो हेल्प करने वाली जो सेगमेंट होती है, जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, जो इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करती है, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। And then trade is again divided into two parts, internal trade and external trade. Internal trade means trade within the geographical boundary of a country, and external trade means trade beyond the geographical boundary of the country. And internal trade again classified into wholesale trade and retail trade. External trade is classified into import, export and entreport. What is entreport and what is export, import, we will discuss. Next, auxiliary to trade is also divided into 5 parts: the transportation, warehousing, insurance, banking and finance, and advertising. Now, we will discuss one by one. At first, we will discuss what is commerce. Commerce include two types of activities, that is trade and auxiliary to trade. तो कॉमर्स में दो चीज़ें आती है, एक तो ट्रेड आती है और दूसरा जो ट्रेड को हेल्प करने वाली होती है, जिसको एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं, जो ट्रेड को हेल्प करती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन टर्म एज ट्रेड, गुड्स को खरीदना और बेचना ट्रेड कहलाता है। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स के परचेज एंड सेल को फैसिलिटेट कराने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी उसको हेल्प प्रोवाइड करती है। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, जिसको हम लोग सर्विसेज भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। मतलब बाइंग एंड सेलिंग को तो ट्रेड बोलते हैं, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग इतना आसान नहीं है। उसको हेल्प प्रोवाइड करने वाली कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम लोग एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं, जिसमें आते हैं इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, communication, advertisement, packaging and warehousing. Commerce therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliary to trade. तो कॉमर्स में दोनों ही आता है, ट्रेड भी आता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी आता है, सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा. नाउ विल डिस्कस what is the function actually commerce provides. There are so many hindrances in between बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में बहुत सारे रुकावट होती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग हिंड्रेंस बोलते हैं। बायर और सेलर के बीच का जो हिंड्रेंस होता है, उस हिंड्रेंस को कॉमर्स रिमूव करता है। कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच लिंक बनाने का काम कॉमर्स का होता है। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. गुड्स का फ्री फ्लो हो सके, उसके लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, उस सारी एक्टिविटी को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। गुड्स का फ्री फ्लो हो सके, इसके लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। अब जो भी ये हिंड्रेंस है, इस सारे हिंड्रेंस को रिमूव करने वाली जो भी एक्टिविटी होगी, उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रिमूविंग द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। द हिंड्रेंस में बी, अब हिंड्रेंस का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो सकता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो सकता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, रिस्क, एक्सचेंज और नॉलेज, ये सब का हिंड्रेंस हो सकता है। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं? दो आदमी के बीच, एक आदमी गुजरात में बैठा हुआ है और एक आदमी अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है। अब इन दोनों के बीच ट्रेड है, तो ट्रेड है तो प्लेस का हिंड्रेंस है। मतलब उन एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ट्रेड होगा तो हिंड्रेंस खत्म होगा।
अब बहुत दूर का कोई जगह है तो इसके कारण लोग एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो उसको हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बोलते हैं। एक टाइम में प्रोडक्शन होता है लेकिन उस टाइम में उसको यूज नहीं होता है, नेक्स्ट दूसरे टाइम में यूज होता है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है बिजनेस में, तो उसको हिंड्रेंस ऑफ टाइम बोलते हैं। बिजनेस में बहुत तरह का रिस्क होता है जो बिजनेस को करने में बाधा पहुंचाता है, ऑब्स्टेकल करता है, जिसको हम लोग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बोलते हैं। बिजनेस में एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच जो भी एक्सचेंज होता है उसमें भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जिसको हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का भी हिंड्रेंस होता है कि बाइंग एंड सेलिंग में ऑब्स्टेकल्स हो रहा है क्योंकि सेलर को कुछ पता नहीं है या बायर को कुछ पता नहीं है, इसके कारण हिंड्रेंस होता है। तो ये सारे हिंड्रेंस जो होते हैं, इस हिंड्रेंस दैट इज ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने का काम कॉमर्स करता है। कैसे रिमूव करता है हम देखते हैं। अब द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन का जो हिंड्रेंस है इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। वो कैसे रिमूव होता है? ट्रेड, देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द पोसेशन और ऑनरशिप प्रोडक्ट। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच जो हिंड्रेंस है वो कैसे दूर होता है? वो ट्रेड से दूर होता है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन ट्रेड से दूर होता है। मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर, ट्रेड क्या करता है? गुड्स कंज्यूमर के पास अवेलेबल कर देता है। इस तरह क्या होता है? पर्सन टू पर्सन का जो हिंड्रेंस होता है वो दूर हो जाता है। जैसे कोई आदमी गुजरात में है और कोई आसाम में है, तो अब गुजरात का आदमी आसाम के आदमी को सामान बेचना चाहता है, बट इतने एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हुआ, तो ये प्रॉब्लम ट्रेड दूर करता है। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ट्रांसपोर्ट दूर करता है बाय मेकिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस और प्रोडक्शन टू द मार्केट ऑफ सेल। गुड्स को क्या करता है? मूव करता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से उसके मार्केट तक मूव करने का काम करता है। तो प्लेस के हिंड्रेंस को दूर करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, जो है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? बाय फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो गुड्स को स्टोर करके रखता है ताकि गुड्स की जब ज़रूरत हो तब उसको अवेलेबल कराया जा सके। तो ये स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जो है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। नेक्स्ट है गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। अब गुड्स जो स्टॉक में रहता है या अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसको कुछ रिस्क होता है लॉस होने का। तो इस रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकता है? डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने का काम करता है इंश्योरेंस और इस रिस्क को रिमूव करता है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। अब ट्रेड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूर करता है बिजनेसमैन को कैपिटल प्रोवाइड करा करके। तो इस तरह हिंड्रेंस को दूर करता है। एडवर्टाइजिंग के हिंड्रेंस जो है, सॉरी, द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको एडवर्टाइजमेंट दूर करता है। कैसे एडवर्टाइजमेंट दूर करता है? वो इन्फॉर्म करता है, किसको इन्फॉर्म करता है? कस्टमर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। और हैंस कॉमर्स इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंस। तो कॉमर्स क्या करता है? हिंड्रेंस को रिमूव करता है। पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों के इंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों के हिंड्रेंस को रिमूव करता है। तो इसीलिए कॉमर्स को हम लोग हिंड्रेंस रिमूवर भी कह सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक है जो अभी इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, दैट इज मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो मेक इन इंडिया इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 सितंबर 2014 to encourage national as well as multinational company to manufacture their product in India। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी और इंडियन कंपनी को अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसको मेक इन इंडिया बोलते हैं। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि अपने कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और यहाँ के लोगों का स्किल एनहेंसमेंट हो सके, जितने भी इकोनॉमी के जो मेन 25 सेक्टर हैं उसमें। नेक्स्ट हम आते हैं
ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट रेफर्स टू सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ट्रेड का मतलब होता है सेल्स करना, ट्रांसफर करना और गुड्स का एक्सचेंज करना. इसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं. इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर्स. ट्रेड क्या करता है? गुड्स को अवेलेबल करा देता है. किसको अवेलेबल कराता है? कंज्यूमर को, जिसे एक्चुअली गुड्स की ज़रूरत है. These days, goods are produced on a large scale and it's difficult for the producer to themselves reach out to the individual buyers and sellers selling their product. अब प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और उसके जो कंज्यूमर हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो सब जगह खुद पहुंच करके गुड्स को पहुंचा नहीं सकता कंज्यूमर को, तो ट्रेड का हेल्प लेता है. बिजनेसमैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट. इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यही काम में कि प्रोड्यूसर का जो गुड्स है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल. अगर ट्रेड नहीं होता है तो जो प्रोड्यूसर है उसका गुड्स मार्केट में बिकेगा ही नहीं. तो बिकेगा नहीं तो बनाएगा क्यों? बनेगा भी नहीं तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होगा. तब वो किसके लिए बनाएगा? जहाँ पे फैक्ट्री है वहीं आसपास के लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन दूर के लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि ट्रेड नहीं है. तो इसीलिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेड. ट्रेड के दो टाइप होते हैं, एक अपने कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है और एक जो दूसरे कंट्री से होता है. तो अपने कंट्री का जो ट्रेड है वो दो पार्ट में बटा है, रिटेल एंड होलसेलर. और दूसरे कंट्री से जो ट्रेड है उसको तीन पार्ट में बांटा गया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट. तो ट्रेड में भी क्लासिफाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसको हम लोग होम और फॉरेन भी बोल सकते हैं या इंटरनल और इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं. इंटरनल को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं और होम ट्रेड भी बोलते हैं. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसी को हम लोग इंटरनल, डोमेस्टिक, होम और होम ट्रेड कहते हैं. दिस में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. अब होम ट्रेड को दो पार्ट में बांटा गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, जब गुड्स को कम क्वांटिटी में खरीदा और बेचा जाता है तो उसको रिटेल ट्रेड बोलते हैं. और एक्सटर्नल, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा बेचा जाता है तो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं. एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ, एक्सटर्नल ट्रेड किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्री. दो या दो से अधिक कंट्री के बीच अगर बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है तो उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं. मतलब आप अपने कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर. इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. दूसरे कंट्री से अगर हम सामान मंगाते हैं तो उसको इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं. और दूसरे कंट्री को सामान अगर भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं. जैसे कि हम अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं तो इम्पोर्ट ट्रेड हुआ. अगर हम बांग्लादेश को सामान भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट हुआ. व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना है कि गुड्स को जब इम्पोर्ट करते हैं हम किस लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए. देन इट इज़ कॉल्ड एंट्रीपोर्ट. जैसे कि अगर नेपाल की अपनी सी बाउंड्री नहीं है, नेपाल का अपना सी नहीं है, अपना ओशियन बॉर्डर नहीं है, तो नेपाल जो है विदेश से सामान नहीं मंगाता है. बहुत ज़्यादा एरोप्लेन से बहुत खर्चीला पड़ता है तो एरोप्लेन से तो नहीं मंगाता है. तो क्या करता है, इंडिया को बोलता है कि आप मेरे लिए सामान इंपोर्ट कर लीजिए. इंडिया इंपोर्ट करके नेपाल को एक्सपोर्ट कर देता है. तो इसको हम लोग एंट्रीपोर्ट बोलते हैं. तो नेपाल, भूटान के साथ इंडिया का एंट्रीपोर्ट का बिजनेस ज़्यादा चलता है. नेक्स्ट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड किसको बोलते हैं? जो ट्रेड में हेल्प करता है उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं. तो इसमें क्या क्या आता है? सर्विसेज आता है. जो भी सर्विसेज होता है जो ट्रेड में हेल्प करने वाला होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसको हम लोग ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं, जो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है. ये सिर्फ ट्रेड को हेल्प नहीं करता है बट ऑल्सो इंडस्ट्री एंड हैंस द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी. ये ट्रेड को तो हेल्प करता है, ये साथ साथ में ये इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है. तो इस तरह ये सारे पूरे एंटायर बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प करता है. ये एक इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का. दिस एक्टिविटी हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस विच अराइजेज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. गुड्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हिंड्रेंस आता है उसको ये रिमूव करने का काम करता है. ट्रांसपोर्ट
facilitate movement of goods from one place to another. Banking provides financial assistance. Insurance cover various kinds of risk. Warehousing create time utility, and in other words, this activity facilitate movement, storage, financial risk coverage, sales, promotion, goods. Auxiliary to trade are next we are discussing it. At first, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन. प्रोडक्शन एक जगह पे होता है. जैसे चाय आसाम में, कॉटन गुजरात में, महाराष्ट्र में होता है, जूट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है, शुगर यूपी और बिहार और महाराष्ट्र में होता है, लेकिन उसकी कंजम्पशन कहीं पे और होता है. बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, rail and coastal shipping. Transport facility movement of raw material to place of production and finished products from factories to the place of consumption. Transport क्या करता है? मूवमेंट करवाता है. मूवमेंट करवाता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जहाँ पे एक्चुअली कंजम्पशन होना है. Along with transport facility, there is also a need for communication facility so that producer, trader and consumer may exchange information with one another. अब ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी ज़रूरी होता है ताकि ट्रेड जो भी बिजनेसमैन है आपस में कम्युनिकेट कर सकें. तो द पोस्टल सर्विसेज और टेलीफोन फैसिलिटी जो है कम्युनिकेशन सर्विस में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस. अब बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या काम करता है? बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. बिजनेस में बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो उसको जो नेसेसरी फंड है वो कौन प्रोवाइड करता है? उसको बैंक प्रोवाइड करता है. बैंकिंग जो होते हैं वो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को दूर करने का काम करते हैं, जिसमें कॉमर्शियल बैंक जो है मनी लैंड करने का काम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी देता है. बैंक ऑल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक. बैंक चेक कलेक्शन कर देता है बिजनेसमैन का. फंड का रेमिटेंस कर देता है बिजनेसमैन का. फंड अगर पेमेंट करना है, ट्रांसफ़र करना है तो कर देता है बैंक. और बिल का डिस्काउंटिंग कराता है. तो इस तरह बैंक जो है बिजनेसमैन के बहुत सारे काम खुद ही कर देता है. इन फॉरेन ट्रेड, कमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्ट्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स. अब फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्टर से पैसा कलेक्ट करवाने का भी काम बैंक ही करता है. कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प इन प्रोमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करने में भी कमर्शियल बैंक हेल्प प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हिंड्रेंस जो रिमूवर है वो इंश्योरेंस. इंश्योरेंस जो है रिस्क वाले हिंड्रेंस को रिमूव करता है. बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, इस तरह के बहुत सारे रिस्क होते हैं. तो मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द risk of loss or damage. Then employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. तो हमें गुड्स को भी बचाना है, मटेरियल को भी बचाना है, मशीन को भी बचाना है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी बचाना है, सबको बचाना है. तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सभी को. ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, हम इंश्योरेंस लेने के लिए क्या करते हैं? एक साधारण सा प्रीमियम पेमेंट करके हम इंश्योरेंस ले लेते हैं. अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज का जो जिम्मेदारी है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर ले लेता है कि जो भी लॉस होगा उसको जो भी कंपनसेशन होगा वो प्रोवाइड करेगा. इन इफ़ एनी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या देते हैं? एक प्रीमियम देते हैं. उस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी ये जिम्मेदारी लेता है कि वो सारा रिस्क को कवर करेगा, कोई भी लॉस होगा तो उसको कंपेंसेट करने का काम करेगा. इस तरह इंश्योरेंस जो है बिजनेसमैन के माइंड से रिस्क का जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव कर देता है. नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग गुड्स क्या होता है? एक्चुअली प्रोडक्शन एक टाइम में होता है लेकिन उस समय सोल्ड नहीं होता है, किसी दूसरे टाइम में सोल्ड होता है. तो उसको स्टॉक को रखना पड़ता है ताकि जिस समय उसकी ज़रूरत हो उस समय उसको सेल कर सकें. तो स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर स्टोरेज. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्टोरेज का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग वेयर हाउसिंग बोलते हैं. तो वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फॉर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज. तो वेयर हाउसिंग जो होता है स्टोरेज के प्रॉब्लम को दूर कर देता है. एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड. और जब हमें गुड्स की ज़रूरत पड़ती है तब वो हमें गुड्स अवेलेबल करवा देता है. प्राइस आर देयर बाय मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल.
अगर वेयर हाउसिंग नहीं होता तो प्राइस एक बार जब मार्केट में सारा सामान आ जाता तो प्राइस अचानक से बहुत गिर जाता और बिजनेसमैन को नुकसान हो जाता। लेकिन वेयर हाउस के कारण जो होता है प्राइस मेंटेन रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई हो पाता है गुड्स का। जैसे टमाटर का है, टमाटर का हम स्टॉक करके रख दिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रख देंगे तो मार्केट में टमाटर का दाम बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे टमाटर को छोड़ेंगे तो एक प्राइस लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा। लेकिन सारा टमाटर एक बार में मार्केट में आ जाएगा तो एकदम सस्ता हो जाएगा, कोई उस 1 रुपया 2 रुपया किलो बिकना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह बिजनेसमैन को नुकसान होगा। तो वेयर हाउसिंग जो है प्राइस लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल गुड्स, सॉप, डिटर्जेंट। ये प्रमोशन करने का काम करता है, गुड्स के बारे में कंज्यूमर को बताने का काम करता है। अब गुड्स जो होते हैं मैन्युफैक्चर सप्लायर के द्वारा होते हैं, जैसे बिग और स्मॉल सप्लायर जो भी हैं उनके द्वारा सप्लायर होते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। और प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल है सारे कस्टमर के पास जा जा के बोले कि मेरा सामान आप ले लो, तब वो किसका हेल्प लेता है? एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेता है। द प्रोमोटिंग सेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, देयर फीचर, प्राइस एक्सेट्रा मस्ट रीच पोटेंशियल बायर्स। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? बायर्स को सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनको बताता है प्राइस, उनको फीचर्स, और उनको उनके पास सामान पहुंचा देता है। ऑल्सो देयर इज नीड ऑफ प्रिज्ड पोटेंशियल बायर्स about the use, quality, price, competitiveness information about the goods and services। तो बायर को इन सब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि सामान की क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, उसका कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन, उसका यूज क्या है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बायर्स को। बायर कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी, प्राइस, कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन जानना पसंद करता है। अगर उसे पता होगा तभी वो सामान खरीदेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है एडवर्टाइजमेंट दूर करता है। एडवर्टाइजमेंट हेल्प द इम्प्रूविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स के अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम एडवर्टाइजमेंट करता है। एंड इंड्यूसिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम्स। और एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? कस्टमर को इंड्यूस करता है कि ये आइटम आप खरीद लीजिए। इस तरह इंफॉर्मेशन के हिंड्रेंस को दूर करने का काम एडवर्टाइजमेंट करता है। इसी के साथ ही बिजनेस एक्टिविटी का कॉमर्स सेगमेंट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।